हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले आप लोग का साइंस का लास्ट सेट यानी कि सेट नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले क्लास 10th का जो टर्म 2 एग्जाम होने वाला आप लोग सब्जेक्टिव उसका टोटल चारों सेट मैंने कर दिया है। दोस्तों आप लोगों का जो मॉडल पेपर है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। अगर अभी तक आप सॉल्व नहीं किए तो हर एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि उससे संबंधित सवाल आप लोग एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने सारे सवाल है सबको देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग आज के सेशन को खत्म करने वाले हैं, क्योंकि आखिरी सेट है। इसके बाद सोशल साइंस और मैथ बचा, उसको भी खत्म कर देंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हर एक वीडियो पाने के लिए, और एग्जाम तक बहुत ज्यादा आप लोग का हेल्प किया जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास ये पहुंच नहीं पाता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, तो उनको शेयर कीजिए ताकि वो अच्छे से पढ़िए। इतना भी अगर पढ़ के चल जाएगा ना तो एग्जाम में अगर 60% नंबर नहीं आएगा तो फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि सोच आप लोगों को समझ के सब जाना पड़ेगा। एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है और उसका जवाब क्या क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल आप लोग है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक लिखिए, क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है? तो दोस्तों प्रतिरोधकता आप लोग देखे होंगे, आर जब निकालते हैं प्रतिरोध तो एक फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर जब लोग को ये रो चीज जो दिख रहा है ना, इसी को हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं। और ध्यान से सुन लीजिए, ये दोस्तों कभी भी लंबाई पर डिपेंड नहीं होता, ये पदार्थ की प्रकृति है। यानी कि लोहे का तार का, दोस्तों लोहे का तार चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, उसका जो इसका जो प्रतिरोधकता वैल्यू रहेगा उस लंबा तार का भी रहेगा। ये कभी भी लंबाई पर डिपेंड नहीं करता, नहीं इसका एरिया पर डिपेंड करता है। ये पदार्थ टू पदार्थ डिपेंड करता है, यानी कि लोहे का कुछ और होगा तो एल्युमिनियम का तार का कुछ और होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो प्रतिरोधकता कैसा मतलब क्या हो जाएगा, ओम मीटर, याद रखिएगा। और यह दोस्तों चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2 नंबर है, घरेलू विद्युत परिपथों में स्रोत के साथ समानांतर क्रम में विद्युत उपकरणों को जोड़ने के 2 लाभ लिखिए। ठीक है, समांतर क्रम में दोस्तों जोड़ने का 2 लाभ क्या क्या लिखने बोला है, तो मैंने देखिए 2 लाभ निम्नलिखित है। क्या क्या? प्रत्येक उपकरण को पूर्ण बैटरी वोल्टेज मिलता है। ये अगर आप समांतर क्रम में जोड़ोगे तो यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग नहीं बटेगा। ठीक है, हर एक जो उपकरण होगा, हर एक डिवाइसेस को एक ही तरह का वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, जिससे क्षति की संभावना कम होती है, और एक उपकरण बंद अथवा खराब होने पर भी अन्य उपकरण प्रभावित नहीं होते हैं। सीरीज में क्या होता है, एक तार दूसरा तार से ऐसे कनेक्ट होता है, बीच में अगर कहीं पे कट गया, कुछ फॉल्ट आ गया तो भैया ये वाला भी खराब हो जाएगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, पैरेलल में ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह से। तो अगर ये वाला तार खराब भी हो जाएगा ना तो धारा इधर से बह के ये वाला ठीक से चलेगा। तो यही चीज़ है कि अगर एक उपकरण खराब भी हो जाता है ना तो बाकी सारे उपकरण चलता रहेगा इसमें। नेक्स्ट है कि 2 ऐसे धातु का नाम बताइए जिसे हथेली पर रखने से ही पिघल जाता है। भैया जिसको आप हाथ पे लोगे तो पिघल जाएगा, जादू हो जाएगा ना। तो बिल्कुल जादू के लिए आप लोगों को गैलियम और सीजियम का नाम याद रखना पड़ेगा। दोस्तों गैलियम से याद है गल जाएगा, या गला ही नाम बोला ना, पिघल जाएगा मतलब गल जाएगा, तो गल से गैलियम, तो गैलियम और सीजियम याद रखिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से यौगिक संकलन अभिक्रिया दर्शाते हैं? 4 को दिया हुआ है, C2H6, C3H8, C3H6 और C2H2। दोस्तों आप लोग इसमें देखेंगे, ये जो है ये आप लोग का है एल्केन ग्रुप का है, ये भी एल्केन ग्रुप का है। ये कौन ग्रुप का है? ये एल्कीन ग्रुप का है, और ये एल्काइन ग्रुप का है। ठीक है, याद रखिए संकलन अभिक्रिया दोस्तों यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन में ही होता है। जब उसमें हम लोग उत्प्रेरक यानी कि प्लेडियम या फिर निकेल कुछ भी यूज करते हैं तो ये एल्केन बना देता है। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग का जो एल्कीन या एल्काइन होगा, यानी कि C3H6 जो कि एल्कीन है और C2H2 जो कि एल्काइन है, संकलन अभिक्रिया दर्शाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, वही सिर्फ यहाँ पर संकलन अभिक्रिया दिखाएगा, बाकी कोई नहीं दिखाएगा। तो असंतृप्त कौन कौन होता है? एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन यहाँ पर संकलन अभिक्रिया दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर नाम कुछ और भी हो सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से सुन लीजिए, एल्कीन और एल्काइन संकलन अभिक्रिया दर्शाता है, एल्काइन नहीं। क्योंकि संकलन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन और एल्काइन किसी उत्प्रेरक की स्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन, यहाँ पर एल्केन होगा। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन का निर्माण करता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? तो माता पिता के गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होना, ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। मतलब भैया आप में जो गुण है वो आपके माता पिता से बहुत सारे गुण में आए होंगे। तो इसी प्रकार इसी को हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकता। ठीक है, जो कि डीएनए में रहता है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते जाता है। तो उसी को हम लोग अनुवांशिकता बोलते हैं। जब माता पिता का गुण अपने बच्चों में आ जाता है, इसी गुण को अनुवांशिकता कहा जाता है। और ओजोन परत की क्षति के लिए कौन रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी है? देखिए ओजोन परत जो एक परत होता है जो सूर्य से हानिकारक विकिरण आता है उसको रोकता है। ठीक है,
तो ये क्षति कैसे हो रहा है? ओजोन परत की क्षति के लिए प्रमुख रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC उत्तरदायी है। कौन? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो प्रशीतन के रूप में आप लोग के घर में अगर फ्रीज होगा तो आप लोग जानते होंगे उसमें एक रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट, ठीक है, एक वो ठंडा करता है चीज़ों को, उसमें रेफ्रिजरेंट भरा जाता है। तो ये जो है ये आप लोग का ओजोन के लिए काफ़ी हानिकारक है, तो ये मुख्य रूप से जिम्मेवार है। बाकी इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर मीथेन जैसे बहुत सारे गैस है जो इसके लिए जिम्मेवार है ओजोन परत की क्षति के लिए। नेक्स्ट सवाल है, उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? ठीक है, उपार्जित मतलब समझ सकते हो ऐसे लक्षण जो यहाँ पर आप खुद अर्जित करते हो। जैसे आप कोई काम किया तो आपको अनुभव मिला, अब आपका जो अनुभव है आपके बेटे में थोड़ी चला जाएगा। मान लीजिए आप इंजीनियर है, आप इंजीनियरिंग का गुण होगा, आप में कुछ काम करते हैं अच्छे से, अब वो सारा चीज़ आपके बेटे में थोड़ी जाएगा। लेकिन हाँ, आपका जो शरीर का बनावट है, या फिर आप लंबे हैं, नाटे कद के हैं, या फिर आपके जो गुण है, DNA में जो गुण है, ठीक है, वो ट्रांसफर होगा। ये नहीं आप जो अर्जित करेंगे इस दुनिया में वो गुण कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो क्या होगा? वैसे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, जैसे कोई एक्सपीरियंस लिया, कहीं से सीखा, पढ़ा, जितना सब कुछ सीखते हैं तब तो बाप विद्वान और बेटा और भी विद्वान, ठीक है। ऐसा हो जाता कि पिताजी बहुत यहाँ पर मान लीजिए पढ़े लिखे हैं तो बेटा अगर नहीं भी पढ़ेगा चल जाएगा, यार ये गुणों का ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप जो चीज़ यहाँ पर अर्जित करते हैं वो ट्रांसफर नहीं होता है, तो उसे ही दोस्तों उपार्जित लक्षण बोलते हैं। ओके, और यहाँ MM को काट दिया, कोई जरूरत नहीं है इसका। नेक्स्ट यहाँ देखिए, एक धारावाही, अब दोस्तों हम लोग आ जाएंगे सेक्शन B में, जो कि आप लोग का 3 नंबर का सवाल है। एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र किस तरह प्रभावित होता है जब कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाया जाए? तो याद रखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा, B = चुंबकीय क्षेत्र = μ0 N I, आप लोगों को 10 क्लास में नहीं है, आप लोगों को 12 में पढ़ना है, बट्टे में होता है 2R, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली के लिए होता है। ये N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स होता है, I मतलब धारा होता है, और R मतलब दोस्तों यहाँ पर रेडियस होता है वृत्त का, ठीक है। तो जब कुंडली में धारा का मान बढ़ाया जाएगा, I जब बढ़ेगा तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, ठीक है। जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा यानी कि फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो भी ये बढ़ेगा, तो ये चीज़ है। तो कुंडली में विद्युत धारा बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट, कुंडली की वर्तमान विद्युत धारा की दिशा अगर उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए अभी इधर घूम रहा है, ये 1 मिनट, ये वृत्ताकार अभी इधर घूम रहा है, ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे बदल करके उल्टा घुमा दे, मतलब इधर घुमा दे, ठीक है, तब इसका क्या? तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। आप लोग लगा सकते हो रूल, और ये दिशा बदल जाएगा। नेक्स्ट, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि किया जाए तो क्या होगा? जब कुंडली में फेरों की संख्या भी बताएं कि नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज कर देंगे, फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। भैया N का मान अगर बढ़ाइएगा, अभी 2 टर्न है तो कुछ ज़्यादा होगा, अभी N = 5 हो गया तो और ज़्यादा हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टमीटर और आमीटर में कोई 3 अंतर बताइए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से देख लीजिए। वोल्टमीटर और आमीटर में 3 अंतर निम्नलिखित है, क्या क्या भैया? पहला है, आमीटर धारा मापता है। आमीटर क्या मापता है? धारा मापता है, जबकि वोल्टमीटर विभवांतर मापता है। आमीटर क्या मापता है? आमीटर धारा मापता है, और वोल्टमीटर विभवांतर। काफी बार बताया हम। आमीटर का प्रतिरोध कम होता है, जबकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध दोस्तों अधिक होता है। और नेक्स्ट है, आप लोग जानते होंगे, हमेशा पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्टमीटर को दोस्तों यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। गेट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, थर्मिट अभिक्रिया क्या है? समीकरण सहित व्याख्या करें, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सुन लीजिए, थर्मिट मतलब थर्मल, मतलब कुछ हीट का क्या आ रहा है? सुगंध आ रहा है। हीट का सुगंध क्या हो रहा है? हीट का नाम आ रहा है, ठीक है। हीट का सुगंध क्या होता है? मतलब हीट का नाम आ रहा है ना। तो कुछ विस्थापन अभिक्रियाएं बहुत ही अधिक उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा उष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें बहुत ज़्यादा उष्मा निकलती है। इनसे उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रहा है और इसमें इतनी ऊर्जा उष्मा निकल रही है कि जो धातु प्राप्त हो रहा है वो गलित अवस्था में, मतलब गला हुआ निकल रहा है, गला हुआ प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है दोस्तों, उसे ही हम लोग बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल बोला तो देख लीजिए, जब हम लोग आयरन ऑक्साइड Fe2O3 को एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर 2Fe बनेगा और Al2O3 बनेगा, और प्लस काफ़ी ज़्यादा उष्मा इसमें निकलेगा, ठीक है। और दोस्तों ये पूछा है कि कहाँ यूज़ होता है, तो इसका उपयोग दोस्तों पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो रेलवे का पटरी होता है या फिर मशीनों के जो पुर्जे होते हैं, एक दूसरे से जोड़ने के लिए इसका किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर इथेनॉल एवं इथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे? तो देखिए, भौतिक गुणधर्म के आधार पर कैसे इसको अलग करेंगे?
भौतिक गुणधर्म क्या क्या है अलग अलग देखिए। एथेनॉल की मधुर गंध होती है। एथेनॉल दोस्तों मधुर गंध होती है। एथेनॉल मतलब आप लोग समझ सकते हो ना, जो दारू होता है ना, पीता होता है, दारू पीता है तो बहुत किसी को मधुर लगता होगा, यहाँ पर इसलिए मधुर लिखा है, मतलब खराब गंध किसी को लगता होगा, किसी को नहीं लगता होगा, जो भी हो। तो एथेनॉल की गंध यहाँ पर उससे मधुर कहा गया है, तो समझ सकते हैं एथेनॉल मतलब जो दारू पीता होता है, एथेनॉल वही चीज़ है यहाँ पर। जबकि एथेनोइक अम्ल की गंध दम घोटने वाली होती है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल की गंध क्या होती है? दम घोटने वाली होती है, जो कि CH3COOH, ठीक है। बहुत मतलब क्या बोलते हैं, खराब गंध होता है इसका, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, दम घुट जाएगा। नेक्स्ट, आप लोग देखे होंगे कभी बाहर में अगर पेशाब करना आप लोग गए होंगे बाहर में, तो वहाँ जो घर कितना महकता है, उसी टाइप का कुछ यहाँ पर गंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, एथेनॉल का गलनांक जो है 156 केल्विन होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है। इसको याद रख लीजिएगा भौतिक के लिए। रासायनिक गुणधर्म चलिए देख लेते हैं। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर क्या हो जाएगा? रासायनिक गुणधर्म, एथेनॉल लिटमस विलयन का रंग नहीं बदलता, जबकि एथेनोइक अम्ल नीले को लाल करता है। भैया यहाँ पर अम्ल नाम ही आ रहा है ना, अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल क्या करता है? अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। याद रखिएगा, एथेनॉल कोई भी परिवर्तन नहीं करता लिटमस के रंग में, लेकिन यहाँ पर एथेनोइक अम्ल नीला लिटमस को लाल कलर में बदल देता है, और सोडियम से क्रिया करके, ठीक है, सोडियम से अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करता है, जबकि एथेनोइक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया ही नहीं करता है, ठीक है। एथेनॉल क्या करता है? सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलता है, जबकि एथेनोइक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है। और एक सवाल है कि वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है? बायोलॉजी का दोस्तों क्वेश्चन ही है, ध्यान से देख लीजिए। विशिष्ट लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या निम्न तरीकों से समष्टि में बढ़ सकती है। क्या क्या? 4 तरीके मैंने लिख दिया है, ध्यान से देख लीजिए। समष्टि की वृद्धि लैंगिक प्रजनन पर आधारित होती है। कोई भी समष्टि की जो वृद्धि होगा, जब तक प्रजनन होगा, लैंगिक जनन नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, तो लैंगिक प्रजनन पर आधारित है। नेक्स्ट है दोस्तों क्या, कि विभिन्नताएं ही स्पीसीज को सुरक्षित रखती है। छोटे जीव बड़े जीव से सुरक्षित रहने के लिए रंग विभेद कर सकता है, और छोटी समष्टि अधिक शिकार बनती है, अतः आकार परिवर्तन के कारण भी एक व्यष्टि बच सकती है, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा? समझाइए दोस्तों। हम लोग जो यहाँ पर कचरा जितने सारे उत्पादित करते हैं, अगर सारा का सारा जैव निम्नकरणीय हो जाए, ठीक है, मतलब क्या, सड़ गल जाए और खत्म हो जाए, तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? देखिए क्या पड़ेगा कि यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नकरणीय हो तो इनका हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? देखिए, जैव निम्नकरणीय कचरा अपघटित हो जाता है, ये सही है कि जैव निम्नकरण जो कचरा है वो अपघटित हो जाता है, लेकिन बहुत समय तक पड़े रहने के कारण बदबू और बीमारियां भी पैदा करता है। और जैव निम्नकरणीय कचरा क्या, बहुत समय तक जब पड़ा हुआ रहेगा दोस्तों तो सड़ेगा, उससे गंध निकलेगा, फिर बहुत सारे बीमार होंगे। तो बहुत समय तक जब पड़ा रहेगा दोस्तों तो फिर यहाँ पर गंध होने लगेगा जब यहाँ पर, ठीक है। तो कचरा जल्दी अपघटित हो जाए उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। अगर कचरा जल्दी ही अपघटित हो जाए तो उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे सब्जियों का कचरा 4-5 दिनों में सड़ के गल के मिल जाएगा मिट्टी में, इसे खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा कचरा है जो अपघटित तो होगा पर साल 2 साल में होगा, ठीक है, 1 साल में होगा, तो गंध करता रहेगा 1 साल तक, जिससे लोगों को बीमारी होगी, ठीक है। हाँ, एक वक्त बाद वो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो करंटली तो वो फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ेगी अगर कोई जल्दी अपघटित हो जाता है तो, नहीं अगर जल्दी होता है थोड़ा बहुत नुकसान यहाँ पर करना पड़ सकता है। लेकिन जो अजैव निम्नकरणीय होता है दोस्तों, काफी ज्यादा नुकसान होता है उससे पर्यावरण को। विकास में संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? दोस्तों, विकास में संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व देख लीजिए। विकास में संबंध स्थापित करने में जीवाश्म अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युगों पहले जो जीव ऐसे वातावरण में चले गए थे जहां उनका पूरा अपघटन नहीं हुआ था, तो उनका शरीर की छाप चट्टानों पर सुरक्षित रही है। क्या हुआ? युगों पहले मान लीजिए कोई जीव मरा होगा और ऐसे वातावरण में चला गया जहां उसका जो शरीर है वो अपघटित ही नहीं हुआ, हड्डी सब जैसे कहते हैं सांचा बन के रह गया, ठीक है, जो चट्टानों में छाप बन के रह गया, वो परिरक्षित जीवाश्म ही जीवाश्म कहलाते हैं। वो जो परिरक्षित जीवाश्म ही जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है। जब जीवाश्मों की खुदाई से प्राप्ति की जाती है, जब हम खुदते हैं जमीन को और जीवाश्मों की प्राप्ति की जाती है, तो उनकी प्राप्ति की गहराई से पता लग जाता है कि वह लगभग कितना पुराना है, मतलब उस पर कितना मिट्टी का लेयर है, कितना अंदर में दबा हुआ है, उससे हम लोग को पता चल जाता है कि वो कितना पुराना है। और इससे हमें अभी के जीव जंतु और पुराने जीव जंतु में समानता और भिन्नता का पता चलता है कि अभी के जीव जंतु जो है वो कैसे हैं, पुराने समय में जो जीव जंतु थे जैसे डायनासोर, ये सब कैसे थे, ठीक है। तो इन सब का इनसे पता लगा जाता है, किससे? यही जीवाश्म से, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका विकास के संबंध में लाभ होता है।
आगे देख लीजिए क्या है कि अब सेक्शन सी आ गया जो कि 5-5 नंबर का है। सिर्फ 3 सवालों का जवाब देना है, टोटल 5 सवाल है, तो हम लोग 5 सवाल को देखते हैं क्योंकि एग्जाम में दोस्तों कोई भी सवाल आप लोग का पूछा जा सकता है। घरेलू परिपथों में बिजली के खतरे पैदा करने वाली किन्हीं 2 स्थितियों की व्याख्या करें। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बीच 2 प्रमुख अंतरों को सारणीबद्ध करें। तो देखिए, घरेलू परिपथ में बिजली के खतरे पैदा करने वाली किन्हीं 2 स्थितियां निम्नलिखित है। क्या क्या है? खराब अथवा क्षतिग्रस्त तार, मतलब कोई तार अगर खराब हो गया या फिर क्षति कहीं लीकेज हो गया है तो वो विद्युत झटके का कारण बन सकती है। पर के नहीं होगा, का होगा, तो वो विद्युत झटके का कारण हो सकती है, इसलिए इनको तुरंत बदल देना चाहिए। भैया क्यों करंट खाना है, जल्दी से बदल दो, ठीक है। और बिजली के उपकरणों को कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए इस समय, इससे हमें, ठीक है, इससे हमें लिख दीजिएगा, इससे हमें बिजली का झटका लग सकता है। अगर गीले हाथों से, भींगे हाथों से छुएंगे तो हो सकता है करंट आप लोगों को लग जाए। कई बार किसी को लगा भी होगा आप लोगों में से, तो अगर किसी को लगा है तो कमेंट करके जरूर बोलेंगे और कब लगा था। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बीच 2 प्रमुख अंतर निम्नलिखित मैंने लिख दिया है, देख लीजिए। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो सबसे बड़ा अंतर है क्या, कि इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है आसान सा है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है बिजली का इस्तेमाल करता है। आप लोग देखेंगे फैन में जो मोटर होता है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मतलब वो बिजली का इस्तेमाल करता है। बट जनरेटर क्या करता है, बिजली उत्पन्न करता है। आप लोग देखे होंगे जनरेटर जो होता है वो लाइट चलाता है, हाथ से घुमाते हैं उसको, एक बार घूमने लगता है फिर वो लाइट उत्पन्न करने लगता है, मतलब वो बिजली उत्पन्न करता है। अगला सवाल दोस्तों जो कि न्यूमेरिकल है, आप लोग देख लीजिए फिगर में, यहाँ पर 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और एक वोल्टेज बैटरी लगा हुआ है 6 वोल्ट का। तीनों का प्रतिरोध दिया हुआ है 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम करके, ठीक है। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन निकालना है इसका समतुल्य प्रतिरोध, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा। परिपथ में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और प्रत्येक प्रतिरोध से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, वो सारा चीज निकालना है। चलिए निकालते हैं और देखते हैं क्या क्या होगा आंसर। सबसे पहला सवाल हो रहा है, पहला नंबर जो है आप लोग का देख लीजिए, यहाँ पर क्या निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोध। तो R1 R2 R3 आप लोग का सब दिया हुआ है, V = 6 वोल्ट दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं R = होता है R1 + R2 + R3। R1 = 2, R2 = 4 और R3 = 6 दिया हुआ है। सबको जोड़ दीजिए, 14 ओम आंसर आ जाएगा, जो कि आप लोग का कुल प्रतिरोध होगा प्रति परिपथ का। अब कुल धारा निकालने बोला है, तो हम लोग जानते हैं धारा का फॉर्मूला I = होता है V/R। बस V/R आप लोग यहाँ पर पुट कीजिए, V/R आ जाएगा। V कितना निकाले हम लोग, 6 निकाले, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6 निकालो, 6 दिया हुआ है। R कितना निकाले, 14 निकाले, तो भाग दीजिए, 3/7 आ जाएगा कट के, जो कि आप लोग का पॉइंट में आएगा 0.42 एम्पियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्या पूछा है देख लीजिए कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। अब देखिए श्रेणी क्रम में दोस्तों सभी प्रतिरोध में सेम होता है, श्रेणी क्रम में कभी भी चेंज नहीं होता है धारा, तो सभी में सेम रहेगा। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या लिखे हैं, देख लीजिए कि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयुक्त है, इसीलिए सभी में समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तीनों श्रेणी किसमें जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, और इसलिए सभी में समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कितनी होगी, I = V/R करके इसको भी निकालिए, सेम तो पहले निकाले उतना ही आ जाएगा 0.42 एम्पियर, यहाँ भी निकालते पहले भी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, यहाँ देख सकते हो स्क्रीन में कि धातु तथा अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को एक कराया था जब पढ़ाने स्टार्ट किया था, और वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, सिंपल सा मैंने लिख दिया, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। और जो मेरे वो वीडियो देखे होंगे आप लोग, तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा। धातु का भौतिक गुण बहुत ही अच्छे से समझाया था, यहाँ बस सिंपल सा पॉइंट आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए समजात अंग क्या है, ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं उसे समजात अंग, सम मतलब समान। तो ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना मतलब आकार में समान होता है तथा कार्य में भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या पॉइंट क्या है, जैसे पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपात, मतलब पक्षी के जो पंख होगा और घोड़े का जो आगे का पैर होगा वो चीज समजात अंग है। मनुष्य का बाजू और गाय का अग्रपात, मनुष्य का जो हम लोग का बाजू है और गाय का अग्रपात है दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कार्य क्या अलग अलग है। मेढक के अग्रपात तथा पक्षी के पंख, मेढक का जो अग्रपात है दोस्तों वो और पक्षी के पंख वो भी दोनों एक जैसा होता है, पर कार्य दोनों का अलग अलग होता है। पक्षी उड़ने के लिए यूज करता है और मेढक ठुमकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है समरूप अंग, वैसे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, समरूप अंग। ठीक उसका उल्टा, किसमें कार्य भी समान करता है, देखने में भी समान है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो संरचना है वो अलग हो जाएगा। कैसे, कीट के पंख और पक्षी के पंख, आप लोगों को पता है कि कीट भी उड़ता है और एक पक्षी भी उड़ता है, लेकिन कीट का पंख काफी छोटा होता है, वो पक्षी से जैसे मेल ही नहीं खाता है।
लेकिन ये क्या हो गया था, ये समरूप अंग हो गया, मतलब एक जैसा रूप हो, जैसा एक जैसा है। कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी क्या रूप एक जैसा है। और चने के पौधे तथा मटर के पौधे में प्रतान, चने का पौधा जो होता है ना, लत, लत जिसको बोलते हैं, प्रतान मतलब वही लत होता है, ठीक है। तो दोनों भी यहाँ पर हो जाएगा, ओके। चने के पौधे तथा मटर के पौधे में प्रतान जो होता है वो भी यहाँ पर समरूप अंग हो जाएगा। और अगला सवाल है, और अंतिम सवाल की कचरा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। भैया अंतिम सवाल अच्छा ही दिया है, और आप लोग आज से अगर कचरा प्रबंधन नहीं करते तो जरूर कीजिएगा। क्या है पहला सवाल, कि किसी भी कचरे को सही तरह से निपटान के लिए उसे संग्रहण, परिवहन, निगरानी और उस पर खास प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसे ही कचरा प्रबंधन कहते हैं। मतलब क्या, किसी भी कचरे को सही तरह से निपटान करने के लिए, बिल्कुल खत्म करने के लिए उसका सही से प्रबंधन करना जरूरी है, ठीक है। निगरानी करना है कहाँ है कहाँ नहीं, सबको अच्छे से जोड़ रखना एक साथ, और फिर उसको अच्छा से निपटान करना, ठीक है, उससे ही कचरा प्रबंधन कहते हैं। कचरे को प्रबंधन करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। कचरे का जो है प्रबंधन करना जरूरी है क्योंकि मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। बी में पॉइंट में क्या है, आप कचरे निपटान की समस्या कम करने के योगदान दे सकते हैं किन्हीं 3 कारणों को बनकर। आप कचरे निपटान की समस्या में योगदान दे सकते हो, तो किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करने बोला था। तो देख लीजिए, हाँ हम कचरे निपटान की समस्या में अपना योगदान दे सकते हैं। पहला क्या है, अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का कम से कम उपयोग। अजैव निम्नकरणीय जो पदार्थ है दोस्तों उसका कम से कम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अजैव निम्नकरणीय पदार्थों जैसे प्लास्टिक का पुनर्चक्रण, अगर प्लास्टिक आपको मिला है तब उसको पुनर्चक्रण करवा के फिर से यूज कर सकते हो। और खाद का उत्पादन, जैव निम्नकरणीय कचरे से जैव गैस का उत्पादन, ठीक है, किसका उत्पादन, खाद का उत्पादन, जैव निम्नकरणीय कचरे से जैव गैस का उत्पादन, जो भी होगा खाद का उत्पादन। यहाँ पर कचरा निपटान करेंगे तो खाद बनेगा, जैसे गोबर ये सब सड़ेगा या फिर फल उल सड़ेगा तो फिर वो सब खाद निर्माण होगा, ठीक है। ये सारा हो गया दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों ये सारा आप लोग का सेट 5 खत्म होता है साइंस का। इसके बाद आप लोग का देखते हैं जो भी है सारा सेट एक एक करके जल्दी से हम कंप्लीट करवा दे रहे हैं। बस आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अभी तक अगर नहीं किया तो किस बात का इंतजार कर रहे हो। एग्जाम में दोस्तों अगर अच्छा नंबर लाना है तो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पर अभी आने वाला है। अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।